दोस्तों, आपको एक बयान याद होगा कि पटना में खड़े होकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि एटम बॉम्ब सुना है, एटम बॉम्ब, अब हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा। उस दौरान जब गोदी मीडिया इसका विश्लेषण कर रही थी तो खिल्ली उड़ा रही थी। गोदी मीडिया के तमाम एंकर इसे बड़े हल्के में ले रहे। वो बात अलग है कि दिन भर वो बिजली कड़कती है और बादल फटते हैं टाइप के बयान नरेंद्र मोदी साहब के लिए देते हैं। वो बात अलग है कि वो तमाम चीजों पर बीजेपी की तारीफ और मोदी साहब की तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को बड़े हल्के में ले रहे थे, जानते हुए भी कि बिहार के अंदर जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें कितना जबरदस्त तरीके से तूफान लाया गया, जनता जुड़ती चली गई। अब इसे हल्के में लिया जा रहा था। अब आप तारीख भी याद रखिएगा, 1 तारीख को बयान आया था और 2 दिन के भीतर वाकई हाइड्रोजन बम फूट गया। क्या मैं क्यों कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से अब बीजेपी और खासकर मोदी शाह थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराहट की वजह 1-2 नहीं, कई सारी चीजें हैं, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। यह उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ सीपी राधाकृष्णन के लिए नहीं है, बल्कि मोदी शाह के लिए भी बहुत खास है। साख का सवाल नहीं है, अब बात कुर्सी का सवाल है। क्या वाकई कुर्सी खिसकने जा रही है? क्या वाकई खेल हो गया है? एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले 8 तारीख को बेचैन होकर नरेंद्र मोदी साहब ने अपने तमाम सहयोगी दलों को भी बुलाया है कि देख तो लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इधर वोट कास्ट हो, शाम तक खबर आए कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव तो हारे प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं दिल्ली में चल रही वो सरगर्मियां जिसने बहुत बेचैन किया है। पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर काफी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। अब कहां कहां नजर रखी जाए, कैसे कैसे नजर रखी जाए। दरअसल पहले क्या होता था कि आप जब पूर्ण बहुमत की सरकार में थे तो आप जवाबदेही किसी के प्रति नहीं थे। विपक्षियों को तो आपको समझते ही नहीं थे, साथियों को भी आप कुछ नहीं समझते थे, और अपनी पार्टी के वो सांसद जो गलती से भी आपकी आलोचना कर दें तो उन्हें हाशिए पर डाल देते थे। आज हालत यह है कि हर जगह जवाबदेही है, अब इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अब ये दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण को संभाले या फिर बिहार में नीतीश कुमार को संभाले राहुल गांधी को या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को संभाले किसे? और वही हालत है। पहले बयान सुनवा देता हूं, बड़ा मजेदार बयान है, वहीं से कहानी शुरू होगी। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अच्छा, आप कहेंगे बयान से मतलब क्या? तो आपको बता दूं, ये बयान अलग अलग तरीके से लोगों ने सोचा कि ये शायद चुनाव आयोग से जुड़ा हो सकता है, हो सकता है कहीं ये और डेटा निकाल कर देने वाले होंगे, है ना। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। मसला यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी 17 सितंबर से पहले जाएगी। ये चर्चाएं अचानक से क्यों हो गई, पिछले 24 घंटे में इसकी चर्चाएं क्यों चल रही हैं और क्यों बार बार इसे हाइड्रोजन बम से जोड़ा जा रहा है, यह समझिएगा। क्योंकि इन्हीं के बयान के ठीक बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान आया था, वो बयान भी जरा सुनिए। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो 6 महीने का वक्त दिया था, कहा था 6 महीने बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब बयान दिया तब गोदी मीडिया इस पर भी बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अरे बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, जीत का दावा करती है ना हर पार्टी, तो वैसा दावा कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला। ये गोदी मीडिया कह रही थी। मैंने तब भी कहा था बिहार का चुनाव अगले 2 महीने के भीतर हो जाएगा और 2.5 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर अगर चाहेंगे तो शपथ भी हो जाएगी, सरकार भी बन जाएगी, काम भी शुरू हो जाएगा। ये 6 महीने का वक्त क्यों दिया गया है? 6 महीने के वक्त में काफी कुछ चीजें हैं और जो है वो इस बयान से पहले आपको समझ में आएगी। पहले बयान सुनिए। चुनाव तो बिहार में हो रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं हो रहे, महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रहे, पर वे सब नेता है, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि राहुल के नेतृत्व में यह कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मैं पिछली एक वार्ता में दिखा चुका हूं कि इस कांग्रेस ने सोशल मीडिया में भाजपा को पछाड़ दिया है।
इसके युवा चेहरे ऐसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री बनने की बारी राहुल गांधी की है। देखिए, अगर आपके पास अपना माल हो और आपको अपने माल के ऊपर पूर्ण विश्वास हो तो आप खुलकर वो बात कहते हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में न कांग्रेस को किसी किस्म का विश्वास रहा है, न किसी किस्म की दुविधा है, न बाकी विपक्ष को किसी किस्म का विश्वास है और न किसी किस्म की दुविधा है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार है अभय दुबे। इनका कहना है 2029 से पहले ही राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये क्लियर कट बात कैसे है, क्यों है, क्या उपराष्ट्रपति पद से इसका कनेक्शन है, क्यों सीपी राधाकृष्णन बहुत ज्यादा उत्साही नजर नहीं है, रोमांच देख रहे हैं जितना रोमांच आप बी सुदर्शन रेड्डी में देख रहे होंगे। वो कभी आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, कभी पहुंच जाते हैं तेलंगाना, फिर पहुंच जाते हैं झारखंड, फिर पहुंच जाते हैं दिल्ली। क्या आपने सीपी राधाकृष्णन को अपने ही गृह क्षेत्र तमिलनाडु में जाकर मुलाकात करते देखा सुना? क्या वो आंध्र प्रदेश गए, क्या तेलंगाना गए, क्या उड़ीसा गए, क्या उत्तर प्रदेश आए? इन जगहों पर क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि एक व्यक्ति जो लंबे समय से राजनीति में होता है उसे पूरा कैलकुलेशन पता होता है। जब जीत का उत्साह चरम पर होता है तो वो व्यक्ति समझ लेता है ये जो मैं राज्यपाल, जो मेरे पास पद है, उस पद के अब कोई मतलब नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने समझ लिया था, गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, उनको पता लग गया था लहर बन गई है, कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, मैं आने वाला हूं, प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कम और अलग अलग हिस्सों में ज्यादा नजर आते थे। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के साथ ऐसा नहीं है। वो जानते हैं नंबर गेम में नरेंद्र मोदी पिछड़ गए, और इसका दावा किसी और ने नहीं, बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी तरफ से किया। पहले एक ये पढ़िए क्या लिखा हुआ, हर एक चीज का अपना एक मतलब है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की हार संभव, भाजपा को क्रॉस वोटिंग और अविश्वास प्रस्ताव का डर। दरअसल मोदी शाह से नाराज भाजपा सांसदों की संभावित क्रॉस वोटिंग और चंद्रबाबू नायडू का झुकाव इंडिया गठबंधन की जीत का रास्ता आसान बना सकता है। अब ये बात पहले लोग सूत्रों के हवाले से खबर, ये इससे मिला, वो उससे मिला, ये कर दिया, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला लिखी जा रही है कि हाँ, सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल है। उसकी दो वजह मैं आपको मेन बता दूं। पहले तो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम ही खुद चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाया, पहला। दूसरा ये कि बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जब एनटी रामाराव, उनके जब ससुर और उनके बीच में पार्टी को लेकर टसल चल रही थी, तब कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ बी सुदर्शन रेड्डी खड़े थे, तो उस एहसान को भूले नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन से कहा कि इनको बनाइए, साफ सुथरी छवि है, ईमानदार छवि है, और सब आ जाएंगे साथ। दो, और अब तीसरी वजह खुद बीजेपी ने उनके हाथ में दे दी है। थोड़े दिन पहले एक खबर आई जो मैंने दिखाई भी थी कि राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन कर दिया था। ये फोन बहुत गुपचुप तरीके से किया था। ये मोदी शाह जानते थे कि चंद्रबाबू नायडू ने अगर नाम सुझाया है तो आखिरी वक्त पर अगर गच्चा दिया जाएगा तो संभालेगा कौन? कहां से लाएंगे हम 17 वोट, 16 लोकसभा और 1 राज्यसभा? हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने 11 वोट वाली यानी 4 लोकसभा और 7 राज्यसभा सीट वाले जगनमोहन रेड्डी को साधना शुरू कर दिया। खबर आई कि राजनाथ सिंह ने गुपचुप फोन कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा वो प्रतिद्वंदी जिस प्रतिद्वंदी ने मेरे को जेल भिजवाया था और उसके साथ आप वोट मांग रहे हैं, जबकि मुझसे कह रहे हैं कि एनडीए के साथ मुझे रहना होगा, सीपी राधाकृष्णन के साथ। अब आपने एक काम किया तो हम भी एक काम करेंगे। खबर यह आ गई निकलकर कि रेवंत रेड्डी से फिर से बातचीत हो गई है चंद्रबाबू नायडू की। ये चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की तीसरी या चौथी बार बात मानी जा रही है 1 महीने के भीतर। इतनी भी जरूरी बातें नहीं होती हैं, इतने महीनों से बात ना हो, अचानक से बहुत सारी बातें सिर्फ 1 महीने के अंदर होने लगे, 20-25 दिन के भीतर, तो संशय के बादल छा जाते हैं। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इन सब में आ गए बीच में बी सुदर्शन रेड्डी। दरअसल ये पहुंचे थे तेलंगाना, वहां कई दक्षिण भारत राज्य के सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, और इन सब के बीच उन्होंने सीधे जाकर किससे मुलाकात कर ली? हेमंत सोरेन से भी मिलने चले गए, सबसे मिलने जाने लगे। अब एक नई खबर निकलकर इनके बारे में आई है। ये देखिए, वन इंडिया है, इसने भी कि उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं बीजेपी के से भी मांगूंगा वोटों की अपील करूंगा। यानी उनका मानना है कि एनडीए के जो बड़े बैसाखी हैं और जितने वोटों की उनके दरकार है उतने वोट उनके पास हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि और वोटों की दरकार होगी तो वोट मांगने से पीछे हटेंगे नहीं। ये वोट मांगे किससे जाएंगे? नितिन गडकरी से। जी हाँ, नितिन गडकरी ने हाल ही में जो धमाका किया उसके बाद सहमे हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने मोदी शाह गुट के खिलाफ एक ऐसा पूरा मोर्चा खड़ा कर दिया है जहां पर एक सांसद महाराष्ट्र का नितिन गडकरी के साथ खड़ा है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर चूंकि नागपुर में आरएसएस का गढ़ है, तो ऐसे में बीजेपी के सांसद मोदी शाह से ज्यादा विश्वासप्रद आरएसएस के प्रति होते हैं, और आरएसएस ने नितिन गडकरी को आगे नाम कर दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। इसीलिए जो कहा था कि हाइड्रोजन बम फेंकने वाले हैं, हाइड्रोजन बम की बात वाली बात राहुल गांधी ने कही थी,
वो सच साबित होने जा रही है। नमस्कार।